नमस्कार। एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एशिया की शुरुआत की थी और हम लोगों ने ये बात की थी कि एशिया काफी बड़ा है, इसलिए एशिया को हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ेंगे। तो उसी सीरीज में हम लोग आज आगे बात करेंगे और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ेंगे। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो हम लोग को पता है कि ये हमारा एशिया और इसकी बाउंड्रीज हम लोगों ने देखी थी। किसी भी मैप में ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे का हिस्सा साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा इंडिया और बाकी जो कंट्रीज हैं ये किधर आ रही हैं? ये साउथ एशिया में आ रही हैं। और इस साउथ एशिया में ईस्ट की तरफ अगर हम इसका ओरिएंटेशन लें तो ये साउथ ईस्ट पड़ेगा, और इस साउथ ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं वो सारी साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। अगर हम लोग देखें कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं तो मैप को, ग्लोब को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो हमारे पास अब साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के बॉर्डर की बात करें तो ये जो एरिया है जो अब मैंने मार्क कर दिया है ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट एशिया को ओवरऑल अगर देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के एक तरफ ये पैसिफिक ओशन है, यानी कि ये वेस्ट पैसिफिक ओशन है। दूसरी तरफ इसके इंडियन ओशन है, यानी कि दो ओशन से ये घिरा हुआ है। इसके एक तरफ पैसिफिक ओशन है जिसका वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, और दूसरा हमारा इसमें इंडियन ओशन है। तो ये दो तरफ से दो अलग अलग ओशन से घिरा हुआ है। ओशंस के अलावा बात की जाए तो साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर अगर देखें, यानी कि इसके नॉर्थ में चाइना है, मेनलैंड चाइना। इसके वेस्ट की तरफ इंडियन ओशन और साउथ एशिया है। साउथ एशिया में भी कौन सा देश इसके बिल्कुल इमीडिएट वेस्ट में है तो उस देश का नाम है इंडिया। इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया है, और ईस्ट वाले पोर्शन में इसके ओशियानिया पड़ता है। अब अगर हम बात करें ओशियानिया की तो ओशियानिया बेसिकली क्या है? ओशियाना भी कुछ आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। उन छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप को ओशियानिया बोला जाता है। इसको हम लोग अलग से आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि नाम आ गया है तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद वापस से साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये फिलीपींस है। फिलीपींस के ईस्ट में अगर देखा जाए तो ये जो छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स के ग्रुप हैं ये मिलके ओशियानिया को कंस्टिट्यूट करते हैं। ओशियानिया में भी इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे एक रीजन है इसका माइक्रोनेशिया, दूसरा रीजन है मेलानेशिया, और तीसरा रीजन है पॉलिनेशिया। माइक्रोनेशिया में हमारे पास कुछ आइलैंड आते हैं जैसे मारियाना आइलैंड, पलाऊ, कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड और किरिबाती। मेलानेशिया में बिस्मार्क आर्क आता है, न्यू गिनी का आइलैंड आता है, सोलोमन आइलैंड आता है, सांता क्रूज, वनुआती, फिजी और न्यू कैलेडोनिया ये आइलैंड आते हैं। इनमें से बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं कई वजहों से, खास तौर से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कंटेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। और ये कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं आइलैंड्स की कंट्रीज के ऊपर है। पॉलिनेशिया के रीजन की अगर बात करें तो उसमें हवाई, जो कि यूएस की एक टेरिटरी है, वो आती है। तुवालू, तोकलाऊ, समोआ, ईस्टर आइलैंड, टोंगा और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे आइलैंड्स यहाँ पर आते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हम लोगों ने ओशियानिया के बारे में बात की। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखिए कि ओशियानिया क्या है। साउथ ईस्ट एशिया के ईस्ट मूव करें अगर हम पैसिफिक ओशन में तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स और आइलैंड कंट्रीज का ग्रुप हमको मिलता है जो पैसिफिक ओशन में बिखरे हुए हैं। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड को ओशियानिया बोला जाता है, जिसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। वापस से आते हैं हम लोग अपने साउथ ईस्ट एशिया में, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस साउथ ईस्ट एशिया के दोनों तरफ हम लोगों ने वाटर बॉडीज में जो मेजर वाटर बॉडी है वो तो देख ली कि एक तो हमारा पैसिफिक ओशन है और दूसरा हमारा इंडियन ओशन है। लेकिन इसके अलावा भी जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये है तो इंडियन ओशन, लेकिन ये जो सी यहाँ पर पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अलावा ये हमारा ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड। और ये जो एक बॉडी निकली हुई है इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। इसके बीच में ये जो छोटी सी वाटर बॉडी बन रही है इसका नाम है अंडमान सी, यानी कि ये अंडमान सागर है। ये जो एक वाटर बॉडी है इस वाटर बॉडी को बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये भी बहुत सुर्खियों में रहने वाला इलाका है, साउथ चाइना सी। ये एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ थाईलैंड। और इसके अलावा भी बहुत
कई सारी वाटर बॉडीज हमको मिलेंगी जिनको हम लोग आगे जब इंडिविजुअल कंट्रीज को देखेंगे तब डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन मेजर जो वाटर बॉडीज है हमारे पास वो यही है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये बेसिकली दो पार्ट्स में बटी हुई हैं। एक वो कंट्रीज हैं जो एशिया मेनलैंड पे आती हैं, और दूसरी वो कंट्रीज हैं जो आइलैंड कंट्रीज हैं। जैसे अगर हम देखें तो फिलीपींस, ये फिलीपींस आइलैंड्स हैं, ये एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो का मतलब कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में तो है, लेकिन क्योंकि ये मेनलैंड से नहीं जुड़ा है इसलिए इनको हम आइलैंड कंट्रीज बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक ब्रुनेई कंट्री है, इंडोनेशिया है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये मेनलैंड में नहीं है बल्कि ये आइलैंड्स और आइलैंड ग्रुप्स के रूप में है। तो यहाँ पर दो प्रकार की कंट्रीज पाई जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया में, एक वो जो एशिया मेनलैंड में है और दूसरी वो जो आइलैंड कंट्रीज के रूप में साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर सिचुएटेड है। यानी कि यहाँ पर कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? जमीन के नीचे जो प्लेट्स हैं जो लगातार मूव करती रहती हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो ये कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन में सिचुएटेड है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्टोनिक प्लेट है वो है सुंडा प्लेट। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक रिंग है जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, और ये जो रिंग ऑफ फायर है वो इस तरीके से ये बॉर्डर बनाती हुई यहाँ से जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो फिलीपींस है साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपींस ये जो कंट्री है जो आर्कीपेलेगो है वो इसी रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है, इसी रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। तो साउथ ईस्ट एशिया बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन से जूझता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन है, और साथ ही साथ यहाँ के बहुत सारे आइलैंड जिनमें से फिलीपींस मेनली और इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड और ईस्ट तिमोर का जो आइलैंड है वो रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। तो इस वजह से ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी पाई जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्केनो का नाम ले लिया तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से वॉल्केनोज पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिंग ऑफ फायर की वजह से और टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, लेकिन इन वॉल्केनोज का सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो मेनली दो कंट्रीज के टेरिटरी में आता है, जिनमें से एक है इंडोनेशिया और दूसरा है फिलीपींस। हम अब इन कंट्रीज के वॉल्केनोज को मोस्ट एक्टिव, एक्टिव और डॉर्मेंट की कैटेगरीज में लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से। तो पहले हम इंडोनेशिया के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज देखते हैं। इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो नंबर 1 हमारे पास माउंट मेरापी है, दूसरा माउंट सिनाबुंग है, तीसरा माउंट केलुड है, माउंट डुकानो और माउंट कारांगेटांग। ये इंडोनेशिया के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज हैं। फिलीपींस के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज की बात करें तो ये हैं माउंट मेयन, माउंट ताल और माउंट कानलोन। एक्टिव वॉल्केनोज की कैटेगरी में इंडोनेशिया के जो एक्टिव वॉल्केनो हैं वो है माउंट रिंजानी, माउंट ब्रोमो, माउंट राउंग, माउंट अगुंग और माउंट सेमेरू। फिलीपींस के एक्टिव वॉल्केनोज में हमारे पास आते हैं माउंट बुलुसान, माउंट हिबक हिबक, माउंट पिनाटुबो, माउंट स्मिथ, माउंट पार्कर, माउंट रगांग और माउंट माटुतुम। डॉर्मेंट वॉल्केनोज में इंडोनेशिया में है माउंट तंबोरा, माउंट केरिनकी, माउंट सिबायाक, माउंट गेडे और माउंट सिरेमाई। और ऐसे ही फिलीपींस के जो डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं वो है माउंट एपो, माउंट बनाहाउ, माउंट कैबलियान, माउंट कालाटुंगन और माउंट मुसुआन। ये लिस्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा वॉल्केनो मोस्ट एक्टिव है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा डॉर्मेंट है और वो कौन सी कंट्री में पाया जाता है। अगर हम एरिया की बात करें तो जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है जो हम लोगों ने कुछ समय पहले मार्क किया था, इसका जो टोटल एरिया है वो 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ये एरिया पूरे यूरेशिया के एरिया का 8% है, और लैंड के यानी कि अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का 3% है। पॉपुलेशन शेयर की अगर बात की जाए तो अर्थ की टोटल पॉपुलेशन का 8.75% पॉपुलेशन साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में रेजाइड करती है, निवास करती है। साउथ ईस्ट एशिया में टोटल 11 कंट्रीज हैं। अब ये 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? हम अपने इंडिया के बगल से शुरू करते हैं। तो ये जो पहली कंट्री है ये है म्यांमार।
म्यांमार जिसका पुराना नाम था बर्मा, इसका ओल्ड नाम बर्मा था। इसकी कैपिटल है नेपी तौ, इसकी नई कैपिटल है। इसकी ओल्ड कैपिटल थी रंगून। तो पहली कंट्री है म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, जिसकी नई कैपिटल नेपिताव है, और इसकी ओल्ड कैपिटल रंगून थी। रंगून वहीं जहां पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया था। इसके ठीक नीचे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये है थाईलैंड। इसका पुराना नाम था सियाम। इसकी कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड के ईस्ट में अगर मूव करें तो थाईलैंड के ईस्ट में मूव करने पर ये जो कंट्री हमारे सामने दिखाई पड़ रही है ये है लाओस। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। और लाओस ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की। लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबद्ध देश है। साउथ ईस्ट एशिया में केवल एक ही भू आबद्ध या लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसका नाम है लाओस। भू आबद्ध या लैंड लॉक कंट्रीज वो होती हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरी होती है और उनकी कोई तट रेखा नहीं होती, यानी कि उनमें कोई भी समुद्र का किनारा नहीं होता। तो बाकी सभी कंट्रीज में समुद्र का किनारा है, लेकिन लाओस जो है वो चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है और इसकी कोई भी तटरेखा कोस्ट लाइन नहीं है। लाओस के नीचे ये जो है ये कंबोडिया है। कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है। और कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है नॉम पेन। नॉम पेन इसकी कैपिटल है। ये जो कंट्री दिखाई दे रही है ये है वियतनाम। और वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं। अच्छा, नीचे यहां पर एक और कंट्री है, ये कंट्री है इसका नाम है मलेशिया। मलेशिया का पुराना नाम था मलाया। और इसकी जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। अच्छा, यहाँ पर मलेशिया की दो कैपिटल है। एक तो उसकी कैपिटल कुआलालंपुर है और दूसरी जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक राजधानी है वो है पुत्रजाया। प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया। तो ये अभी हम लोगों ने जिन कंट्रीज को देखा वो कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? वो कंट्रीज हमारी मेन लैंड में आने वाली कंट्रीज हैं। तो मेन लैंड में आने वाली कंट्री पहली हमारी म्यांमार हो गई जिसकी कैपिटल इस समय नेपिताव है। दूसरी जो कंट्री है वो है थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। तीसरी कंट्री यहाँ पर हमारे पास मलेशिया है जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पुत्रजाया। तीसरी के बाद चौथी कंट्री ये हमारी लैंडलॉक कंट्री है लाओस जिसकी कैपिटल है वियंतियाने। फिर ये है हमारा वियतनाम जिसकी कैपिटल है हनोई। और यहाँ पर ये है हमारा कंबोडिया। कंबोडिया जिसकी कैपिटल है नॉमपेन। ये लैंडलॉक कंट्रीज, सॉरी, ये हमारी मेनलैंड की कंट्रीज है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोग इसको आगे देखेंगे भी कि एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर किस कंट्री के साथ नहीं मिलता है या कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर किस कंट्री के साथ मिलता है। तो हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब ये लैंड लॉक, सॉरी, तो अब ये मेनलैंड की जो कंट्रीज है वो तो हम लोगों ने देख ली। इसके अलावा हमारे पास जो अगली कंट्री आती है वो ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसमें से ये एक आइलैंड का नाम सुमात्रा है। सुमात्रा के नीचे हमारे पास जावा, बाली और ऐसे ही और दूसरे आइलैंड्स वगैरह से मिलकर ये इंडोनेशिया बनता है। तो जितने भी आइलैंड्स आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये जितने भी आइलैंड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी आइलैंड यहाँ पर ये सभी आइलैंड इंडोनेशिया का पार्ट है। अगली जो कंट्री है हमारी वो है फिलीपींस। ये भी एक आर्किपेलागो है, आइलैंड कंट्री है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। उसके बाद यहाँ पर मलेशिया के नीचे यहाँ पर एक छोटी सी एक सिटी स्टेट पाई जाती है जिसका नाम है सिंगापुर। और यहाँ पर एक और कंट्री है जिसका नाम है ब्रुनेई। ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड। इस बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का अधिकार है। इसमें अधिकार है इंडोनेशिया का, इसमें अधिकार है मलेशिया का और इसमें अधिकार है एक छोटी सी एक और कंट्री का, ब्रुनेई का। तो ये जो आइलैंड है इसके 3 पार्ट है। इसका जो साउदर्न पार्ट है इसका नाम है कालीमंटन। और ये जो कालीमंटन वाला पार्ट है ये इंडोनेशिया के अधिकार में है।
ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट पर अधिकार है मलेशिया का। और यहाँ पर ये जो छोटी सी कंट्री आपको दिख रही है ये ब्रुनेई है, तो ये मलेशिया का हिस्सा हो गया। नीचे कालीमंटन जो कि इंडोनेशिया का हिस्से में आता है, और ये छोटी सी एक कंट्री है ब्रुनेई। इसके अलावा एक देश और छोटा सा यहाँ पर बचता है, ये इस देश को हम ईस्ट तिमोर के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम है जो है तिमोर लेस्ते। तो ये कुल 11 कंट्रीज हैं जिनकी मैं लिस्ट आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिस्टिंग कर देते हैं एक बार फिर से। म्यांमार जिसका पुराना नाम है बर्मा और इसकी कैपिटल का नाम है नेपितौ, इसकी ओल्ड कैपिटल रंगून थी। थाईलैंड जिसका पुराना नाम है सियाम और इसकी कैपिटल है बैंकॉक। लाओस इसकी कैपिटल है वियंतियाने। कंबोडिया इसकी कैपिटल है नॉम पेन और कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया था। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पुत्रजाया और इसका पुराना नाम है मलाया। तो ये हमारी जो कंट्रीज हैं ये मेन लैंड पर हैं। इसके अलावा फिर सिंगापुर जो कि एक सिटी स्टेट है, और सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर ही है। साथ ही साथ क्योंकि सिटी स्टेट है, इंडिविजुअल एक सिटी है जो एक कंट्री के रूप में डेवलप हो गई है। ये एक सॉवरेन सिटी है, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट सिटी को सिटी स्टेट का नाम दिया जाता है। सिंगापुर के अलावा दुनिया में और भी सिटी स्टेट हैं जिनके एग्जांपल्स है, एक मोनाको और दूसरा वेटिकन सिटी। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। इंडोनेशिया का पुराना नाम है डच ईस्ट एशिया और इसकी कैपिटल है जकार्ता। फिर ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर श्री भगवान, और ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते जिसकी कैपिटल है दिल्ली, DILI दिल्ली। अब ये टोटल 11 देश हैं। इन 11 देशों में यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने एक ग्रुप बना के रखा है जिसका नाम है आसियान। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया के 11 में से 10 देश इस आसियान के मेंबर हैं। कौन सा एक देश मेंबर नहीं है? जो तिमोर लेस्ते है या ईस्ट तिमोर है वो इस आसियान का मेंबर नहीं है। इसके अलावा बाकी जो 10 कंट्रीज बचती हैं वो सारी 10 कंट्रीज इस आसियान का मेंबर है। जो आसियान ग्रुप है, इस आसियान ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था एक डिक्लेरेशन के द्वारा जिसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन, या इसी को आसियान डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में सिचुएटेड है। ये जो डिक्लेरेशन है ये 8 अगस्त 1967 को शुरुआती 5 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा साइन की गई थी। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। बाद में इसमें जो दूसरे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी जुड़ गई, लेकिन तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर इसका अभी तक भी भाग नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया की जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वो है इंडोनेशिया, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री यानी कि पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री वो भी इंडोनेशिया ही है। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री यहाँ की है सिंगापुर, और पॉपुलेशन वाइज यानी कि सबसे कम आबादी वाली जो कंट्री है वो है ब्रुनेई। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर हाईएस्ट है सिंगापुर में, जो कि है 8261 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 8261 लोग सिंगापुर में रहते हैं। और जो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्री यहाँ पर है वो है लाओस, जिसमें केवल 31 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो ये तो हो गया एरिया, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से कौन सा देश आगे है, कौन सा देश सबसे पीछे है वो। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो जो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है सिंगापुर का, और जो लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI है वो है म्यांमार का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिंगापुर का सबसे ज्यादा है और म्यांमार का सबसे कम है। तो जैसे हम इंडियंस के ऊपर 1947 तक ब्रिटिशर्स का कब्जा था, यानी कि हम ब्रिटिशर्स के उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, वैसे ही जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी जो यूरोपियंस थे उन यूरोपियंस ने अपना उपनिवेश बनाकर रखा था।
तो कौन सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी यूरोपियन पावर की कॉलोनी थी, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जो म्यांमार और मलेशिया, ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। ऐसे ही वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये फ्रांस के उपनिवेश थे। इन देशों में थाईलैंड एक अकेला ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, वो किसी का उपनिवेश नहीं रहा। थाईलैंड नेवर कोलोनाइज्ड। यहाँ पर अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो साउथ ईस्ट एशिया में केवल म्यांमार से होकर गुजरती है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये वियतनाम से बाहर से जा रही है, वियतनाम के कुछ बाहर से निकल रही, चाइना से होकर जा रही है और केवल म्यांमार को कट कर रही है। तो साउथ ईस्ट एशिया में केवल म्यांमार एक अकेला देश है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। आप मुझे बताइए क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से गुजरती है? तो हाँ, देखिए बिल्कुल भारत से गुजर रही है। और मुझे कमेंट में बताइए कि भारत के कौन कौन से राज्यों से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो केवल म्यांमार से गुजर रही है, और साथ ही साथ एक और जो लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो भी साउथ ईस्ट एशिया से गुजरती है। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर भी केवल एक कंट्री से होकर गुजरता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी केवल एक कंट्री से गुजर रहा है जिसका नाम है म्यांमार, और साउथ ईस्ट एशिया में जो इक्वेटर है वो भी केवल एक कंट्री से होकर गुजर रहा है जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहाँ पर देखिए ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से होकर जा रही है, इंडोनेशिया के जो कालीमंटन रीजन है बोर्नियो आइलैंड में उससे होकर जा रही है, साथ ही साथ ये सिलिब आइलैंड है, इस सिलिप आइलैंड से होकर भी ये गुजर रही है। यानी कि इंडोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड से होकर ये गुजरती है? तो एक तो सुमात्रा से गुजरती है, सुमात्रा के बाद यहाँ पर देखिए बोर्नियो है, बोर्नियो में से गुजर रही है, और बोर्नियो के कौन से पार्ट से? जो कालीमंटन पार्ट है और जो इंडोनेशिया का हिस्सा है वहां से गुजर रही है। इसके अलावा सुलावेसी, सुलावेसी आइलैंड से होकर गुजरती है, और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है उसका नाम है मलाकू आइलैंड, ये इस मलाकू आइलैंड से गुजरती है। सुलावेसी को ही सेलेब आइलैंड भी बोला जाता है। तो इंडोनेशिया के इन आइलैंड से होते हुए हमारी ये इक्वेटर गुजरती, क्योंकि इक्वेटर गुजर रही है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी पाया जाएगा, जिसको अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो ये तो एक ओवरऑल व्यू था पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, जिसमें हम लोगों ने उसके चारों तरफ पाई जाने वाली वाटर बॉडीज, उसकी बाउंड्रीज और उससे गुजरने वाली जो लाइंस हैं, उनकी जो कंट्रीज के नाम हैं, उनके पुराने नाम और उनकी कैपिटल्स वगैरह को देखा, और छोटी छोटी डेमोग्राफिक चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। अब यहाँ पर हम एक एक कंट्री को देखते हुए आगे चलते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे म्यांमार से।